हेलो हाय गाइस, कैसे हो? उम्मीद है आप सब बेहतर नहीं होंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे है। ठीक है, हैप्पी फ्रेंडशिप की बहुत सारी बधाई है आपको। ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके दोस्त हमेशा मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, आपके साथ हमेशा ऐसे ही क्लोज गठबंधन उनका रहे। ठीक है, बुरे समय में आपके दोस्त आपके सबसे पहले काम आए। ठीक है, तो ठीक है, चलते आगे। आज VL13 पर बात करेंगे हम। ठीक है, इससे पहले हमने 30 देखा था, जिस पर हमने इंट्रोडक्शन टाइप देखा था। ठीक है, म्यूटेशन के बारे में हमने म्यूटेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था और उसके बाद उसकी डेफिनेशन देखी थी। ठीक है, 7 तरह की अलग अलग डेफिनेशन हमने म्यूटेशन के लिए देखी थी पार्ट फर्स्ट में। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में देखी थी। ठीक है, तो आज आज पार्ट सेकंड पर बात करेंगे हम। ठीक है, आज पार्ट सेकंड पर बात करेंगे। तो ठीक है, फिर म्यूटेशन के बारे में एक रिकॉल किया तो हमने म्यूटेशन को कह दिया था कि म्यूटेशन क्या होता है। सडनली चेंजेस इन जेनेटिक मेकअप के भीतर कुछ सडनली चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, फिर वो चेंजेस स्पॉन्टेनियसली हो सकते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जीन हो सकते हैं। ठीक है, वो देखेंगे हम आगे। ठीक है, वो देखेंगे हम आगे। फिर वो उसके लिए सेक्स सेल रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, जर्म सेल रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, जर्मिनल सेल रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। इतना ही नहीं तो उसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, देखेंगे हम आगे। देखेंगे हम आगे। तो ह्यूगोडोरिस नाम के साइंटिस्ट ने 1901 में म्यूटेशन का खोज करा। ठीक है, प्लांट में करा, ओनोरोथेरा लामार किया। इस प्लांट के भीतर उन्होंने ये सब एक एनालिसिस कर रहा था। ठीक है, एक एनालिसिस कर रहा था। इतना ही नहीं तो इस महान वैज्ञानिक ने क्या करा था, चार्ल्स डार्विन साहब के जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको मद्देनज़र रखते हुए और अपने ग्रेगर जॉन मेंडल दोनों की थ्योरी को पढ़कर म्यूटेशन को समझने का प्रयास किया और म्यूटेशन के ऊपर इन्होंने एनालिसिस करा और काम करा। ठीक है, फिर उनके बाद इनका कंक्लूजन कुछ ऐसा भी निकला था। तो 1901 में इन्होंने ऑब्जर्व करा प्लांट ओनेरोथेरा लैमार्किया में, और म्यूटेशन को इन्होंने खोज कर ली। ठीक है, म्यूटेशन को इन्होंने खोज कर ली। ठीक है, तो फिर कंक्लूजन इतना निकला। तो ह्यूगो डेविस नाम के साइंटिस्ट जो है हमारे, ठीक है, इनका बहुत बढ़िया रोल है जेनेटिक्स में। ठीक है, तो इनका कुछ ऐसा कहना है कि सिर्फ और सिर्फ म्यूटेशन की वजह से ही इवोल्यूशन होता है। तो एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन की वजह से इवोल्यूशन होता है, ये बात सही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ म्यूटेशन के ही वजह से इवोल्यूशन होता है। तो इस बात पर भटक गए हमारे चार्ल्स डार्विन साहब। इनका कहना था कि ठीक है, आप कह दो कि म्यूटेशन के बेसिस पर ही इवोल्यूशन होता है, तो ठीक है, प्लीज़ एक्सप्लेन मी, ये कैसे होता है, प्लीज़ आप हमें बताइए कैसे होता है ये। तो ये प्रॉपर वो बता नहीं पाए, तो प्रॉपर ये बता नहीं पाए। ठीक है, तो ऐसी कुछ कहानी थी ह्यूगो डेविस नाम के साइंटिस्ट ने। फिर उसके बाद में आया द ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन, द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन, जिसके ऑथर है चार्ल्स डार्विन साहब। फिर चार्ल्स डार्विन साहब ने ये इवोल्यूशन की थ्योरी लोगों के सामने लाई। ठीक है, करेंगे इस पर बात, एक स्पेशल टॉपिक है इस पर इवोल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम आगे। ठीक है, इतना डीप आपको इस टॉपिक में है नहीं, लेकिन एक इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपको पता होना चाहिए, इसलिए पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो चलते भटकते नहीं, आते सीधे हमारे पॉइंट पर। तो इससे पहले पार्ट फर्स्ट में हमने म्यूटेशन के बारे में यही कहा था, किसने इसको खोज करा, किसमें करा। ठीक है, ह्यूगो डेविस नाम के साइंटिस्ट ने प्लांट ओनेरोथोरा लैमार्किया में इसको डिस्कवर करा 1903 में। ठीक है, 1903 में। ठीक है, फिर थॉमस एंड मॉर्गन साहब ने किस तरीके से इस थ्योरी को एक अलग ट्विस्ट और टर्न में डाल दिया। ठीक है, ठीक है, और डेफिनेशन देखी हमने, अलग अलग तरह की डेफिनेशन देखी। ठीक है, जिसमें से एक कॉमन थी, मतलब इन शॉर्ट आपको समझ में आना चाहिए कि सिर्फ इतना ही याद रखो तो बहुत है। क्या होता है सडनली चेंजेस इन जेनेटिक में, कभी कॉल्ड एज म्यूटेशन। फिर उसके बारे में हमने बस बहुत सारी डेफिनेशन देखी थी। दूसरी कुछ इस तरह से थी, म्यूटेशन इज अ चेंज इन अ फिनोटाइप विच इज अ सडन हेरिटेबल, इट इज़ नॉट प्रोड्यूस सेग्रीगेशन और रिकॉम्बिनेशन। म्यूटेशन कभी सेग्रीगेट नहीं होते और ये रिकॉम्बिनेशन का हिस्सा नहीं हो सकते। ठीक है, और म्यूटेशन इज अ डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, ये हमारे विलियम पैटसन साहब ने बताया था स्टेटमेंट। ठीक है,
म्यूटेशन इज अ डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, ठीक है। विलियम बैटसन साहब ने बताया था ये कॉन्सेप्ट। उसके बारे में फिर एक बहुत कॉमन डेफिनेशन थी म्यूटेशन को लेकर, अ चेंज इन अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ अ जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट रिजल्ट न्यू कैरेक्टर दैट आर नॉट प्रेजेंट इन अ पैरेंटल टाइप। मतलब पैरेंटल टाइप से जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं उसमें कुछ अलग ही प्रकार का चेंजेस हो जाना जो पैरेंटल कॉम्बिनेशन से मैटर नहीं करता, उसके न्यूक्लियोटाइड से वो मैटर नहीं करता। बिल्कुल सही है, ऐसे अलग अलग डेफिनेशन है। और ठीक है, तो चलते हैं म्यूटेशन के ऊपर। ये डेफिनेशन हमने देख ली थी लास्ट सेशन में। आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। म्यूटेशन के कैरेक्टरिस्टिक पर हम आज बात करेंगे। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, म्यूटेशन तो ये कुछ इस तरीके से है ये स्टेटमेंट जो अभी हमने कहा कि चेंजेस इन द न्यूक्लियोटाइड चेन के भीतर चेंजेस होते हैं जो पैरेंटल कॉम्बिनेशन से बिल्कुल मैच नहीं करते। ये देखो, ये पहले सेशन में भी हमने देखा था, कुछ इस तरीके से म्यूटेशन हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। म्यूटेशन इस तरीके से दिखाई देते हैं और ऐसे हो जाते हैं। फिर हीमोफीलिया जैसे डिसीज हो, सिकल सेल एनीमिया जैसे डिसीज हो, कलर ब्लाइंडनेस की तरह कुछ डिसीज हो, ठीक है। अलग अलग डायबिटीज़ वगैरह, ये जो पैरेंटल टाइप, ठीक है, ऐसे हमें आने वाली संतान में हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। देखते हैं यार, हम आपस में भी अपने फैमिली में भी कंसिडर किया करो कि यदि यदि आपके माता जी के जो आँखें हैं, आँखों की साइज़ कम है, तो आपके घर में किसी का तो वैसा हाल होगा भैया, ठीक है। कोई दिखने में अच्छे है, किसी के कोई दिखने में टॉल है, तो वो आपको घर में वो वेरिएशन दिखाई देता। ऑब्जर्व कीजिए यार, आप क्या इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जेनेटिक्स को लेकर, ठीक है। चलते आगे। तो देखो, ये डीएनए मॉलिक्यूल है और इसके भीतर कुछ चेंजेस होने की वजह से कुछ इस तरीके से इसका हाल है, ठीक है। चलते आगे, ठीक है। आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। पहला कैरेक्टर क्या होता है, कुछ इस तरीके से म्यूटेशन में ऑकर्स इन एनी सेल स्टेज एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब देखो कि म्यूटेशन में ऑकर इन एनी सेल एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ एन ऑर्गेनिज्म। म्यूटेशन कभी भी हो सकता है, किसी भी स्टेज में हो सकता है सेल डिवीजन का, ठीक है। ये पहला कैरेक्टर, ठीक है। आते हैं सेकंड पर, ठीक है। तो सेकंड है म्यूटेशन ऑकर इन रिप्रोडक्टिव सेल दैट इज मेल एंड फीमेल गमेट्स आर कॉल्ड एज जर्मिनल म्यूटेशन। बिल्कुल सही है। यदि म्यूटेशन सेक्स सेल की वजह से होता है, ठीक है, म्यूटेशन हो रहा है लेकिन सेक्स सेल की वजह से हो रहा है, तो उसको जर्मिनल म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। देखेंगे हम आगे। एक्चुअली हिगोडोरिस नाम के साइंटिस्ट ने जो म्यूटेशन की खोज करी, तो उन्होंने ये दो ही तरह के डिफरेंट म्यूटेशन बताए थे। एक बताया था जर्मिनल और एक बताया था सोमेटिक म्यूटेशन, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे जैसे इस पर और काम होता रहा, तो फिर सामने आते रही स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, इंड्यूस म्यूटेशन, फिर उसके बाद जीन म्यूटेशन, ठीक है, क्रोमोसोम म्यूटेशन। इसके ऊपर हम डीपली बात करेंगे। तो ये क्या, अभी जो सेकंड नंबर का कैरेक्टर था वो कुछ इस तरीके से था। म्यूटेशन ऑकरिंग रिप्रोडक्टिव सेल, जब म्यूटेशन रिप्रोडक्टिव सेल के भीतर प्रेजेंट होता है और उस वजह से हमें चेंजेस दिखाई देते, उसको हमने जर्मिनल म्यूटेशन या सेक्स म्यूटेशन भी हम उसको कहते हैं, ठीक है। कि सेक्स सेल में प्रेजेंट होते हैं और उस वजह से म्यूटेशन में हमें रिजल्ट दिखता है, ठीक है। सेकंड, ठीक है। थर्ड ये होता है कि म्यूटेशन इन द सोमैटिक सेल इज कॉल्ड एज सोमैटिक म्यूटेशन। बिल्कुल सही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जर्मिनल सेल एंड सोमैटिक सेल। तो देखो भैया, सोमैटिक सेल 22 पेयर में प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में, जिसको हम एटोसोम भी कहते हैं, ठीक है। और जो जर्मिनल आपने जिक्र करा कैरेक्टर सेकंड में, जर्मिनल, ये इसका एक जोड़ा होता है जो XX या XY, तो ये फीमेल में होता है और ये मेल में होता है। ये बेसिक है यार, ये बेसिक है। मतलब जर्मिनल को सेक्स सेल भी कहा जाता है और सोमैटिक सेल को एटोसोम सेल भी कहा जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आई होगी। तो देखो, बेसिक तौर पर हमारे बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उनमें से 22 एटोसोम होते हैं, फिर इसको आप सोमैटिक भी कह सकते हो। और एक पेयर होता है जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, सेक्स पेयर होता है, ठीक है। या सेक्स सेल भी हो सकते हैं, ठीक है, सेक्स सेल हो सकते हैं, जिसमें मेल में आते हैं XY और फीमेल में आते हैं XX। ये किससे बिलोंग करता है, तो ये जर्मिनल म्यूटेशन को बिलोंग करता है। जर्मिनल सेल को
बिलोंग्स करता है, सेक्स सेल को बिलोंग्स करता है। ठीक है, चलते आगे। फोर्थ नंबर का कैरेक्टर देखेंगे अब क्या है। ठीक है, जनरली म्यूटेंट अलील, देखो म्यूटेशन जिस जिन के वजह से हुआ है उस जिन को हमने क्या नाम दिया था, म्यूटेड जिन कहा था। ठीक है, तो देखो जनरली म्यूटेंट अलील्स आर रिसेसिव टू देयर द वाइल्ड टाइप नॉर्मल अलील्स बट म्यूटेशन आर डोमिनेंट आल्सो। कुछ क्या होता है, अब जो जिस जिन में म्यूटेशन हुआ है उसको हमने म्यूटेंट जिन कह दिया। ठीक है, लेकिन कुछ बार क्या होता है, म्यूटेशन डोमिनेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ म्यूटेशन डोमिनेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, म्यूटेशन डोमिनेंट भी हो सकते हैं। चलते ही फिर आगे पॉइंट नंबर 5 पे चलेंगे। ठीक है, म्यूटेशंस ऑकर्स एट अ वेरी लो फ्रिक्वेंसी इन अ नेचर इन देज आर स्पॉन्टेनियसली म्यूटेशन। बिल्कुल से, अरे नाम ही याद रखो भाई, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, अपने आप हो जाना भाई, नेचुरली पे डिपेंड होना, स्पॉन्टेनियस। इसके भीतर भी हम बहुत सारी बातें करेंगे। और कुछ म्यूटेशन यदि नेचुरली होते हैं तो उसको, कुछ नेचुरली कहने से बेटर है कि कुछ म्यूटेशन स्पॉन्टेनियसली हो जाते हैं तो उसको हम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, देखेंगे हम इसके बारे में भी आगे। ठीक है, चलते आगे 8 नंबर के कैरेक्टर्स पर। ठीक है, तो 8 नंबर का कैरेक्टर कुछ इस तरीके से है। 8 नंबर का कैरेक्टर कुछ इस तरीके से है, some agents are responsible for mutation, such mutation which takes place due to the effect of agent is called as induced mutation। मतलब म्यूटेशन को रिस्पॉन्सिबल करने के लिए कुछ एजेंट अपना बहुत बढ़िया रोल प्ले कर रहे हैं। कुछ एजेंट के वजह से म्यूटेशन आपको दिखाई दे तो उसको आप इंड्यूस म्यूटेशन कहते हो। ठीक है, उसको आप इंड्यूस म्यूटेशन कहते हैं। ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये थे टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूटेशन। चलते हैं फिर आगे। आई थिंक मेरे ख्याल से सभी क्लियर है आपको। ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से सभी क्लियर है आपको। ठीक है, चलते आगे। और इस टॉपिक में आपको बता दूँ, इस टॉपिक में इतना डीप नहीं है भैया, इस टॉपिक में इतना डीप नहीं है, ना एनसीईआरटी में इतना डीप है। ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में सिर्फ म्यूटेशन और म्यूटेशन के ऊपर 5-6 लाइनें बस हो गया काम खल्लास। आपको कोई नहीं पूछता इतना डीप, लेकिन आपके पास ये होना चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए कि इतना डीप एंड डिटेल आपके पास होना चाहिए। इसलिए मैं छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत डीप लेने का प्रयास कर रहा हूँ, एक बेसिक ही है, लेकिन हमें कई बार पता नहीं होती। इतनी ईजी कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन फिर भी हमको पता नहीं होते। हम एक लाइन में बताते हैं, जैसे कि आंसर इन वन सेंटेंस हमें पूछे जाते हैं 7th-8th स्टैंडर्ड में। म्यूटेशन के बारे में हम कहते हैं कि सडनली चेंजेस इन जेनेटिक मेकअप हो गया। अरे क्या म्यूटेशन भैया इतना ही है? इसको इंटरेस्ट के साथ कब पढ़ोगे आप? किसने इस पर खोज करी, किसमें खोज करी, इसका मैकेनिज्म क्या था, कि किस महान वैज्ञानिक ने इस पर काम करने का प्रयास किया है? यार बहुत जीनियस थे ये लोग मैं सोचता हूँ बहुत जीनियस थे। आसान नहीं होता यार, आसान नहीं होता इतने बड़े बड़े डिस्कवरीज लोगों के सामने लाना, उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना। इसीलिए कहते हैं ना, यदि आप मानते हो कि सब कुछ संभव है तो संभव है, और यदि आप मान लेते यार कुछ नहीं हो सकता तो कुछ नहीं होगा आपसे। ठीक है, ठीक है, चलते आगे। तो देखो ये एक्सप्लेन की एक छोटी सी स्लाइड थी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन। तो देखो बिल्कुल सही है भैया, जो सेक्स सेल होते हैं, फिर वो XX हो या XY हो, ये क्या है, जर्मिनल म्यूटेशन है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, जो 22 पेयर ऑफ सोमेटिक सेल इस वजह से म्यूटेशन हुआ, तो ये हो गया सोमेटिक म्यूटेशन, मतलब AC। ठीक है, फिर हमने कहा कि ऐसा म्यूटेशन, देखो म्यूटेशन हो रहा है लेकिन स्पॉन्टेनियसली प्रोसेस में हो रहा है, अपने आप हो जा रहा है भाई म्यूटेशन, उसके लिए कोई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं, तो उसको हमने स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कह दिया था, ASM, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। और म्यूटेशन के लिए कोई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, म्यूटेशन में परिवर्तन लाने के लिए कोई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, कोई एजेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको हमने कह दिया था इंड्यूस म्यूटेशन। ठीक है, ये 1 by 1 हम डीपली देखेंगे आगे, चलते हैं। ठीक है, देखो अब है टाइप ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, फिर टाइप ऑफ म्यूटेशन हमने अभी बात करा। ठीक है, हमने अभी एक बात करा था कि कुछ इस तरीके से थी हो, म्यूटेशंस ऑकरिंग इन रिप्रोडक्टिव सेल, दैट इज
मेल एंड फीमेल गमेट्स आर कॉल्ड एज जर्मिनल म्यूटेशन। बिल्कुल सही है कि म्यूटेशन हो रहा है, लेकिन उसके लिए जर्मिनल सेल रिस्पॉन्सिबल हो या सेक्स सेल रिस्पॉन्सिबल, हम उसको जर्मिनल म्यूटेशन कहते हैं। तो देखो ये म्यूटेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सेल, सेल के बेसिस पर म्यूटेशन है। जैसे कि हमने कहा कि 23 पेयर आपके पास है, उसमें से 22 सोमैटिक है और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम जो जर्मिनल म्यूटेशन को बिलोंग्स करता है, ठीक है, जर्मिनल म्यूटेशन से रिलेटेड करता है। तो जर्मिनल म्यूटेशन क्या होता है? अपीयर्स इन जर्म सेल एंड दे आर पास्ड ऑन द प्रोजेनी। बिल्कुल सही है, ये सेक्स सेल में प्रेजेंट होता है और इस वजह से जो आने वाली संतान है उसमें अपने आप ये ट्रांसफ़र हो जाए, तो इसको हम जर्मिनल म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास सोमैटिक म्यूटेशन। तो ये म्यूटेशन कहाँ पे प्रेजेंट होगा? 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं, जो सोमैटिक सेल कहते हैं हम, इसके भीतर इस वजह से मतलब 22 सेल्स जब ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल करती है कि इस वजह से म्यूटेशन होता है सोमैटिक सेल की वजह से, अपीयर्स इन द बॉडी सेल अदर देन जर्मिनल, मतलब ये जब बॉडी के भीतर प्रेजेंट होते हैं जर्मिनल सेल को छोड़कर, अदर देन जर्मिनल सेल, मतलब जर्मिनल सेल हमने किस में कंसीडर करा है? सेक्स सेल में कंसीडर करा है, ठीक है। ये एक पेयर में कंसीडर करा है, ये 22 पेयर में कंसीडर करा है, ठीक है। दे आर जनरली डाई विद द डेथ ऑफ द बॉडी, ठीक है। इस वजह से क्या होता है? दे आर जनरली डाई विद द डेथ ऑफ द बॉडी, इस वजह से इसके भीतर म्यूटेशन हुआ तो इंसान की जान भी जा सकती है, ठीक है, इंसान की जान भी जा सकती है। दे आर वेरी हार्मफुल, ठीक है, दे आर वेरी हार्मफुल, ठीक है। चलते आगे। तो ये जीन म्यूटेशन, ये कॉन्सेप्ट बताया हमारे टी.एच. मॉर्गन साहब ने। जब से हमने टी.एच. मॉर्गन साहब का जिक्र करा है, हमने फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स का वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट करा है। और ये देखो जीन को लेकर और क्रोमोसोम को लेकर किस पर काम करा है? टी.एच. मॉर्गन साहब ने करा है, ड्रोसोफिला मेलंगस्टर पर। तो ये थियरी टोटली बिलोंग करती है टी.एच. मॉर्गन साहब का एक्सपेरिमेंट एनालिसिस है ये, ठीक है। तो टी.एच. मॉर्गन साहब के, और इससे पहले जो आपने देखा, इससे पहले ये जो आपने देखा ओवरऑल, ये जो ओवरऑल अपने टाइप्स देखे, ये किसने दिया था? ह्यूगो डेविस नाम के साइंटिस्ट ने, जो एक्चुअली इन्होंने स्टार्टिंग करा था अपने म्यूटेशन की शुरुआत इन्होंने करी थी, ठीक है। तो ये टी.एच. मॉर्गन साहब का जिक्र आता है यहाँ पर, जीन म्यूटेशन। अरे म्यूटेशन हो रहा है किस वजह से? किस जीन के वजह से म्यूटेशन हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? जीन म्यूटेशन, ठीक है। चाहे मेंडेलियन म्यूटेशन, मेंडल ने उस टाइम पे भी कहा था, आपको याद है मेंडल ने क्या कहा था? मेंडल ने कुछ इस तरीके से कहा था कि समथिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, समथिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। कुछ तो ऐसा है जो क्या कर रहा है? कैरेक्टर को इनहेरिटेंस कर रहा है, ठीक है। बाद में पता चला कि क्या वो जीन है, वो जॉनसन साहब ने बताया क्या है वो जीन है। और म्यूटेट इतना पता था मेंडल को कि यार मैं जो रेशो कर रहा हूँ, मैंने जो 3 लॉज दिए, जब डायब्रिड का फिनोटाइपिक रेशो में लेके देख रहा हूँ, ठीक है, तो मुझको 9:3:3:1 मिलना है, ठीक है। सीधी सी बात है कि जब मेंडल ने एक कैरेक्टर लेके देखा तो उसको रेशो 1:2:1 मिला, जीनोटाइपिक रेशो, ठीक है, सॉरी फिनोटाइपिक रेशो, जीनोटाइपिक रेशो 1:2:1, ठीक है, और फिनोटाइपिक रेशो 3:1। जब उन्होंने कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के भीतर इनका एनालिसिस करना चाहा तो क्या दिखाई दिया? कुछ अलग ही। दोनों में कभी एक समान दिख रहे हैं, दोनों में कुछ अलग दिख रहे हैं। 9:7 रेशो दिख रहा है जो डायब्रिड प्रोसेस से कहीं भी मैच नहीं करता। तो ये क्या था? ये म्यूटेशन के एग्जाम्पल थे ऑन द बेसिस ऑफ जीन म्यूटेशन, ठीक है। फिर कुछ क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल म्यूटेशन की वजह से, ठीक है, तो इसको क्रोमोसोमल म्यूटेशन कह दिए थे हमने, ठीक है। चलते आगे। तो दोस्तों आई होप मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आई थिंक मेरे ख्याल से आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा यदि आप दिल के साथ देखते हो ना सेशन। मेरा यही प्रयास होता है एक्चुअली। मैं एक स्टूडेंट हूँ एमएससी बॉटनी का, मेरी एमएससी बॉटनी चल रही है अभी, फर्स्ट ईयर से हूँ मैं अभी। तो मेरा यही, आई एम नॉट ऑफिशियल टीचर वगैरह और मेरा कोई मिशन भी नहीं हो, लेकिन मेरा प्रयास ये होता है कि यार मैं कंसेप्ट कैसे गेन करता हूँ और मैं उसको एक्सप्लेन कैसे कर पाता हूँ, ठीक है। मैं भी सीखता हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो मैं भी सीखता हूँ आप लोगों से, तो ठीक है फिर। तो यदि आप मुझे इतना बताया, आप यदि इंटरेस्ट के साथ जाते हो ना आगे, तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। बोरिंग यार, कॉन्सेप्ट को समझ के चलो। कॉन्सेप्ट, यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना,
मानिए मेरी, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, बहुत मज़ा आएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। उस पर हम आगे बात करेंगे। जो हमारे 2 ही सेशन बचे इस पर ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो टॉपिक है हमारा, लगभग 98% कंप्लीट हो चुका है। 98% हो चुका है। 1 या 2 सेशन, हार्डली 2 सेशन बचे होंगे अब बस, जिस पर हम इससे जो अपकमिंग आने वाला है उस पर हम क्या करेंगे, एक क्विक रिवीजन लेंगे, ठीक है, जिस पर 50 MCQ, सॉरी 50 MCQ लेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। और उसके बाद PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नेट में जो MCQ आए इसके ऊपर वो लेंगे हम, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है, फिर ओवरऑल हमारा ये टॉपिक कम्प्लीटली हो जाएगा, ऑफिशियली कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। और ठीक है, मैंने कहीं भी जल्दबाजी नहीं करी है, आपको आराम से और सिंपल लैंग्वेज में बताने का प्रयास किया है मेरी तरफ से। यदि आप इसे कितना इंपॉर्टेंस देते हो या आप पर डिपेंड है। यदि आप सही दिल से आपने सेशन देखे हैं और उस पर काम करने का प्रयास किया है, आपने उस पर थोड़ा हार्ड वर्क करने का काम किया है, तो यदि आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया होगा इस टॉपिक को लेकर, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया होगा, ऐसी हमें उम्मीद है, ठीक है, ऐसे हमें उम्मीद है आपसे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, बहुत जल्द मुलाकात होगी क्विक रिवीजन के साथ, 50 MCQ और उसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाते रहिए, अपने आप को बेहतरीन बनाते रहिए, क्योंकि इस देश को बहुत ज़रूरत है आपकी, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्द।